Okay. Good morning, everyone. Today we will start Principle of Inheritance and Variations, chapter number 5, and it is unit next unit. ठीक है. अब इसके अंदर हमें जो है मैंडल के कॉन्सेप्ट पढ़ने कंप्लीट, जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं मैंडल ने जेनेटिक्स के अंदर, उसकी कंप्लीट स्टडी इसके अंदर आती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ जीन्स एंड जीनोम्स. जीनोम और जीन की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं. सेकेंड, हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स के फादर कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल. तो ये चीजें तो आपको याद ही है. नाउ अब मैंडल का पूरा कंप्लीट इसके अंदर वर्क की स्टडी है कि मैंडल ने इनहेरिटेंस पे वर्क किया क्या था, क्या मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स दिए थे और उसने समझाया क्या था इनहेरिटेंस और वेरिएशंस को. वेरिएशंस क्या है? फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और वी कैन से द डिफरेंस बिटवीन two individual, difference between two people is known as variation. It is due to genetic recombination. ये genetic recombinations की वजह से ये variations develop होती है, या फिर हम जो reproduction पढ़ के आए हैं उसको इसमें कैसे लिंक करेंगे? sexual reproduction जो होता है सबसे बड़ा cause होता है genetic variations का. Now inheritance. inheritance क्या होता है? transferring of characters from one generation to another generation. इसे हम क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस. दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस. वेरिएशंस का लिखने डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं. वेरिएशंस क्या होती है? डिफरेंस जनरेटेड फ्रॉम a person to another person. Person is not correct word. Individual. An individual to another individual. Clear? सो इनकी हमें स्टडी करनी है. अब इनहेरिटेंस हमें समझ में आ गया कि कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. तो वो ट्रांसफरिंग के थ्रू ही वेरिएशंस डेवलप हो रही है, लेकिन वो हो किस तरीके से रही है, कैसे कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करेंगी, वो सब कुछ मैंडल ने बताया. तो मैंडल ने इसके अंदर क्या किया? क्रॉसेस मतलब आर्टिफिशियली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाए. और जब हम मैनुअली उस चीज़ को करवाते हैं, नेचुरल नहीं होने देते, तो इसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. This technique is known as hybridization. In hybridization technique, we will use sexual method of reproduction. We will do artificially sexual crosses
एंड जो कैरेक्टर्स हम चूज़ करते हैं हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं, जिनका इनहेरिटेंस हमें देखना रहता है। और एंड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन द प्रोडक्ट, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, लाइक जो जनरेशन आ गई है उसे, उनके प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड्स। दे आर नोन एज हाइब्रिड्स। तो हाइब्रिड्स के अंदर अब उनका मॉर्फोलॉजिकल स्टडी किया जाता है, क्या वो कैरेक्टर्स जनरेट हो गए जिन्हें हम स्टडी करना चाहते थे। सो अगर हो गए मीन्स यू कैन सी कि किस तरीके से सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू ये सब कुछ चीज़ें इनहेरिटेड होके आई है, और क्या जो हमने कैरेक्टर्स डाले थे एग्जैक्ट वही कैरेक्टर आए, या फिर जेनेटिक मेकअप हो गया है चेंज, या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस हो गए हैं कुछ नया। तो इन सब का स्टडी, मैंडल के दिमाग में ये कीड़ा बहुत था तो उसने अपने लेवल पे स्टडी करना शुरू किया एंड ही चूजेस पी प्लांट। उसने कौन सा प्लांट चूज किया, पी प्लांट। Mandel chooses pea plant, but why? Pea plant का सबसे पहले तो साइंटिफिक नेम क्या है? What is the scientific name of pea plant? क्या नाम है? कौन बताएगा आप में से? Pisum sativum. Yes, it is Pisum sativum. कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये? कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है पाइसम सेटाइवम? लेग्यूमिनोसी फैमिली। और दूसरा नाम क्या है इसका, फैबेसी फैमिली। क्या ये जो थर्ड यूनिट आती है 12th की, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके अंदर कहीं फैबेसी लेग्यूमिनेसी का कहीं जिक्र किया हुआ है क्या? चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, इनमें से कहीं है क्या? नाउ अब मुझे नहीं लगता आप लोगों ने पढ़ाई अभी भी शुरू की है, क्योंकि अब मैं लिंक्ड बेस पे पढ़ाऊंगी। यस वंदना? यस सर। कहीं है क्या फैबेसी लेग्यूमिनेसी का डिस्क्रिप्शन? 9 चैप्टर में ना वो प्रैक्टिकली वाला क्या है उसके अंदर? कुछ आइडिया? अच्छा, इनके अंदर क्या खास बात प्रेजेंट होती है फैबेसी और लेग्यूमिनेसी प्लांट्स के अंदर? रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। तो आई थिंक चैप्टर 9 के अंदर ये दिया गया है कि इनके अंदर जो एसोसिएशन प्रेजेंट होता है एज अ फर्टिलाइजर जो हम यूज़ करते हैं, तो इनके अंदर राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम है ना, ये एसोसिएटेड कंडीशन में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते, और नॉन एसोसिएटेड मतलब फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन का एसोसिएशन करने वाले बैक्टीरियाज, एजोबैक्टर। तो ये सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ, मैंने कहा भी था 8, 9 और 10 रटना शुरू कर दो, नहीं रटे अभी तक, इसका मतलब। चलो अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाई मैंडल चूजेस पी प्लांट, क्यों चूज किया उसने पी प्लांट? तो क्या बताएंगे हम फर्स्ट पॉइंट, क्यों चूज किया उसने पी प्लांट? आंसर करो। मैम क्योंकि एक तो वो एनुअल प्लांट था, ओके, और बाइसेक्सुअल था, और इजीली अवेलेबल था। क्या था? इजीली अवेलेबल। ओके, सी फर्स्ट इट इज an annual plant.
is an annual plant. क्या है मतलब लाइफ साइकिल 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो जनरेशन्स देख सकता है उसकी, ठीक है। ट्री की तरह नहीं है, उसको बहुत बाइनियल पेरिनियल की तरह वेट करना, सॉरी पेरिनियल की तरह वेट करना पड़ेगा बहुत लंबा, नॉट लाइक दिस। या फिर इसी के अंदर हम लिख सकते हैं लाइफ स्पैन इज शॉर्ट। लाइफ स्पैन क्या है? शॉर्ट। फर्स्ट पॉइंट तो ये। इट कैन बी easily grown, ये जल्दी से उग जाता है, इसके लिए कोई बहुत हार्श कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर हमें बहुत इसके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ती। इट नीड्स लेस स्पेस फॉर इट्स ग्रोथ। अपनी ग्रोथ के लिए इसको जगह कम ही चाहिए, बहुत बड़े बड़े फार्म्स नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो इसका मॉर्फोलॉजिकल हो गया पॉइंट्स। अब मेन पॉइंट्स क्या आते हैं? इट शोज क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लिस्टोगैमी? क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या होता है? क्लोज फ्लावर। तो मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसको अफेक्ट नहीं करने वाले। फ्लावर कैसा है? क्लोज है, इस तरीके से, ये इसके ऊपर इस तरीके से एस्टिवेशन प्रेजेंट, तो ये क्लोज है। इसके अंदर ही ये क्या है? ओवरी है, ये एंथर है, बस। तो इनसाइड द फ्लावर, बाहर क्या हो रहा है इसको कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्लिस्टोगैमी शो करता है। फिफ्थ पॉइंट, इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर था। और 6 पॉइंट, क्योंकि क्लिस्टोगैमी है हम इसके अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं, इट शोज सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन शो करता है। तो देखो ये 6 कैरेक्टर अगर आपको रिटर्न में पूछ लिया जाता है, बहुत बड़े आंसर टाइप जो क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो इसका क्वेश्चन बनता है 2 और 3 मार्क्स में, तो उस हिसाब से आपको पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत रहती है। इफ़ यू हैव लेस टाइम देन आप इन 2-3 पॉइंट्स को एक साथ इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। सॉरी। तो ये इसके पॉइंट्स थे, और आपको ऐसे ही लिखने एग्जाम्स के अंदर। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? कोई कंफ्यूजन नहीं है, इजीली रिमेम्बर जो है वो सारे के सारे कैरेक्टर। अब जो मेन कैरेक्टर था इसका कि इसने किस वजह से इसको चूज किया, तो वो था क्लिस्टोगैमस। फ्लावर कैसे थे? क्लिस्टोगैमस फ्लावर थे। नाउ कैरेक्टर्स choosed by मेंडल। मेंडल ने कौन से कैरेक्टर चूज किए क्रॉस के लिए, हाइब्रिडाइजेशन? कौन कौन से कैरेक्टर थे? एक्चुअली ही चूजेस 7 कैरेक्टर। ठीक है, 7 कैरेक्टर उसने चूज किए थे। फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा था? सीड शेप। कैसी थी?
round and yellow, sorry, wrinkled. Round and wrinkle. This is the round pea, this is the wrinkled pea. ठीक है। दूसरा कैरेक्टर था सीड कलर, येलो एंड ग्रीन। ये येलो कलर था और ग्रीन, ग्रीन शो ही नहीं होगा, देखते हैं। ग्रीन कलर, दिख तो रहा है, चलो। नाउ थर्ड कलर था पॉड कलर, पॉड शेप। फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। फुल का मतलब क्या होता है? फूली हुई सी जो पॉड थी, इस तरीके से ये पॉड थी। कंस्ट्रिक्टेड इस तरीके से जो पॉड आई वो कंस्ट्रिक्टेड पॉड थी। देन पॉड कलर, ग्रीन एंड येलो। ग्रीन और येलो कलर की पॉड थी। बना देते हैं ग्रीन, यहाँ बना देते हैं येलो। ये येलो कलर की, ठीक है। ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं सारे और ये रेसेसिव कैरेक्टर्स के अंदर आएंगे। तो ये भी ध्यान रखना, डोमिनेंट कौन से थे, रेसेसिव कौन से थे। देन अब ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे इसको इरेज कर देती हूँ। फिफ्थ नंबर पे फ्लावर कलर, फ्लावर कलर कौन से थे? पर्पल और वाइट या वॉयलेट एंड वाइट। ये फ्लावर है इसका, और दूसरा था वाइट कलर का फ्लावर। पर्पल और वाइट कलर। देन सिक्स्थ है आपका फ्लावर पोजीशन।
एक्सियल एंड टर्मिनल। एकदम मिड के अंदर इस तरीके से यहाँ से फ्लावर निकलेगा, एक्सियल यहाँ से फ्लावर निकलेगा, ठीक है। और 7th नंबर पे जो कैरेक्टर था वो था हाइट। कौन सा था? टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। सो दीज आर द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड दीज आर द रेसेसिव कैरेक्टर। अब इन सब की जो है अलग अलग जीनोटाइप बनाई गई एंड देन क्रॉस स्टार्ट किया। तो क्रॉस स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैंडल ने क्या प्लांट चूज किया था, ऐसा प्लांट जिसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन अगर होता है तो वो देख ही नहीं पाएगा कि कौन से कैरेक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस हुए हैं, नहीं हुए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है, नहीं हुआ। तो इसलिए उसका रीज़न ही यही था कि प्लांट मुझे ऐसा चाहिए कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड हो, साथ साथ क्लिस्टोगैमी शो करता हो। तो उसने एक टेक्निक यूज़ की जिसे हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले फ्लावर को, प्लांट को उसने यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यूनिसेक्सुअल करने से क्या हुआ कि अब फ्लावर के पास सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। अब उसके अंदर वो अपने डिजायर्ड कैरेक्टर्स जो है वो लेके आएगा, उनके पोलन ग्रेन्स लेके आएगा, और जो भी बचा है उसके अंदर सेक्स ऑर्गन, तो मोस्टली फीमेल सेक्स ऑर्गन अवेलेबल रहता है, उसके ऊपर पोलन ग्रेन की डस्टिंग की एंड देन नेचुरल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब देखते हैं इमैस्कुलेशन क्या होता है। रिमूवल ऑफ एंथर्स। एंथर का रिमूवल इमैस्कुलेशन कहलाता है। कैसे? सपोज करते हैं ये एक फ्लावर है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है, और दूसरे हैं एंथर्स, ये रहे एंथर्स। अब हमें करना क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, फॉर्सिप लेके आए हम और इसको रिमूव करेंगे एंथर को। तो आप रिजल्ट में क्या देखेंगे कि जो फ्लावर है हमारे पास, ये रहा, अब इसके पास क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एंथर साथ में हो चुके हैं रिमूव। ये रहे एंथर बाहर निकाल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, ये फ्लावर जो आ गया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके ऊपर हम हमारे डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स, जो ये पोलन ग्रेन्स थे, इनकी डस्टिंग करवाएंगे। तो ये पोलन ग्रेन्स आ गए यहाँ पे, जो भी कैरेक्टर हम चूज करके लाए उनकी डस्टिंग करवा दी, और फाइनली
जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेप स्टार्ट होने वो हो जाएंगे, और रिजल्ट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, हाइब्रिड्स के फॉर्म में। प्योर फॉर्म थोड़ा ना है, वो तो हमने करवाई, हाइब्रिड फॉर्म है ना, हमें जो कैरेक्टर चूज किए उन कैरेक्टर्स की स्टडी करनी है हमें। और ये जो टेक्निक होती है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये आपका इमैस्कुलेशन का टेक्निक होता है। इज इट क्लियर? नाउ अब उसका फर्स्ट क्रॉस है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर उसने एक कैरेक्टर चूज किया था। मोनो का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर को जब चूज करते हैं तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता, और उसने जो चूज किया था कैरेक्टर, इट वाज हाइट। ही चूजेस हाइट कैरेक्टर। इसके दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। कौन कौन से ट्रेट्स थे इसके? टॉल एंड ड्वार्फ। तो इसके लिए ही चूजेस जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। अगेन बता रही हूँ कि जेनेटिक्स के अंदर हमेशा कैपिटल वर्ड जो रहता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है, डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है। ये डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करने वाले ये क्या है, जीनोटाइप, और ऊपर वाला क्या है, फिनोटाइप। चलो क्रॉस करवाते। क्रॉस स्टार्ट हुआ, सबसे पहले इसकी गैमीट बनाते, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्रॉस करवाएं, क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये चार जो है ऐसे 1 2 3 4 चारों के चारों ऐसे आए कि इनकी हाइट सेम है, आप जीनोटाइप भी सेम देख सकते हो। अब उसके दिमाग में क्या था कि एक पेरेंट तो था लंबा, एक पेरेंट था ड्वार्फ, हाइट में कम, ठीक है। वन पेरेंट इज टॉल एंड अनदर पेरेंट इज ड्वार्फ। सो नाउ टेल मी, आपके सामने अगर ये कंडीशन रखी जाए तो बच्चे कैसे आने चाहिए? हम सब यही सोचते हैं मीडियम हाइट वाले, मिड एवरेज हाइट जो है उनके बच्चे वैसे होंगे। बट रिजल्ट में उसने देखा कि ऑल आर टॉल। व्हाई? देन ही सेड देयर इज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसका फर्स्ट लॉ यहाँ आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहता है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस? कि इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड F1 जनरेशन, इन द F1 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, always dominant character resemble their self or express their self. Always dominant character express their selves. ठीक है, this is the law of dominance. What is law of dominance? In F1 जनरेशन, ये जो जनरेशन आई है इसे हम F1 जनरेशन के नाम से जानते हैं। F का मतलब क्या होता है? फिलियल। तो इन F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, dominant characters always express their selves. हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं
इसलिए सारे के सारे टॉल आए। इसका मतलब टॉल जो है डोमिनेंट है, या फिर हम कह सकते हैं जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है वो डोमिनेंट है। अगर यहाँ पे ड्वार्फ एक्सप्रेस हुआ होता तो वो डोमिनेंट हो जाता। तो इससे हमें क्या समझ में आया, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, टॉल, और रेसेसिव कैरेक्टर कौन सा है, ड्वार्फ। तो दिस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, दिस इज द रेसेसिव कैरेक्टर। ये क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर। अगेन अब डेफिनेशन क्या है डोमिनेंट कैरेक्टर, द कैरेक्टर विच express their self in F1 generation, or we can say the character express their self by suppressing the other characters are known as dominant characters. और what is recessive characters? recessive character क्या होते हैं? तो recessive characters are those type of character which always suppressed by dominant characteristics is known as रेसेसिव कैरेक्टर। रेसेसिव कैरेक्टर बिल्कुल भी शो नहीं होते, ठीक है। ये आपका F1 जनरेशन है, डेफिनेशंस अच्छे से आनी चाहिए इसकी। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं इसको, ओके।